तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और हमारे जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वह हमने इसके पहले विज्ञान विषय का ऑनलाइन क्लास 2 क्लास ले लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास, इसी क्लास में आपका अध्याय तीसरा है ना। आज हम अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं और उस अध्याय 3 का नाम है वायु। हमने 2 पार्ट पढ़ लिया है, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, वायु अध्याय 3। आप जानते हैं कि जो आपका अध्याय 3 है ना, उसमें जो वायु दिया है, वायु नाम है इस पाठ का। तो वायु तो आप जानते हैं, वायु से आप सभी परिचित हैं। हवा, वायु का अर्थ होता है हवा। तो हवा के बिना हम जी नहीं सकते, हवा के बिना हम जीवन की कल्पना कर भी नहीं सकते, है ना। जो आपकी जो वायु है ना, तो इसके बिना हम जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका वायु है, इसके बिना जीवन की कल्पना करना बिल्कुल भी हम सोच भी नहीं सकते। जो आपका वायु है ना, तो आपका जो वायु है ये आपके चारों तरफ है। जो आपका हवा है चारों तरफ है, इसके बिना आपका जीव जंतु पेड़ पौधा यहाँ तक कि मनुष्य भी इसके बिना अपने जीवन को संभव नहीं कर सकता। वायु हमारे, चलिए हम पाठ में आते हैं। वायु हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख तो नहीं सकते पर इसका अनुभव कर सकते हैं। देखिए, हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन हम इसको अनुभव कर सकते हैं। और वायु जो है हमारे चारों तरफ है, ऐसा नहीं है कि हमारे एक तरफ है। वायु जो है हमारे चारों तरफ, हम जिधर भी जाएं उधर भी क्या है, सिर्फ वायु है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और किस तरह से अनुभव कर सकते हैं, तो कोई भी आप क्या ले सकते हैं, कोई भी एक कागज़ ले सकते हैं। कागज़ अगर हिलता है उड़ता है तो वहाँ पे वायु है तो वायु में ही हिलता है उसी के कारण। यह सजीवों के लिए आवश्यक है। और जो वायु है किसके लिए आवश्यक है, सजीवों के लिए, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं जीने वाले, उन सब के लिए क्या आवश्यक है, वायु। क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। कहा जाए तो हम सांस लिए बिना, मतलब कि वायु के बिना हम केवल कुछ मिनट तक ही जी सकते हैं और उसके बाद हमारी मृत्यु हो सकती है यदि हम सांस न ले, हवा ना हो तो। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। और जो वायु आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वायु, कि इसके बिना क्या हो सकता है, इसके साथ साथ और क्या क्या होता है। देखिए, वायु क्या करता है, तापमान नियंत्रण। जो आपका पृथ्वी गर्म होता है तो वायु ही, हवा ही, जब हवा चलता है तो जब क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब रात में हवा चलती है ना, तो उसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है तो क्या करता है, वह तापमान को नियंत्रित यानी कि कम करता है। और उसके बाद जो आपका वर्षा होता है तो वर्षा भी क्या करता है, वायु के कारण ही होता है। वायु क्या करता है, बड़े बड़े बादलों को, जहाँ से बादल उड़ती है वहाँ से उसको वायु जो क्या करता है, अपने साथ उड़ा के ले आती है और दूसरे जगह पे उसके साथ बारिश करवाती है। तो ये है आपका वायु, जो है बारिश भी करवाती है। और बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, हम देखते हैं कि जो नए जगह होते हैं वहाँ पे बरसात के दिनों में अलग अलग प्रकार के पेड़ उगाते हैं। क्यों उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वायु के द्वारा वो जो बीज हैं उन पौधों के, वे बीज क्या हैं, दूसरे जगह से उड़कर आ जाते हैं। किसके कारण उड़ते हैं, तो वायु के कारण ही उड़कर आ जाते हैं और दूसरे जगह पे नया पौधा बन जाता है। तो ये होता है वायु का कमाल। वायु के द्वारा ही बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। और बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक नया पौधा कुछ इस तरह से बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आपका पौधा है ना, तो इसका बीज हवा से उड़ते हुए यहाँ चला गया और यहाँ पे है ना, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे और नया पौधा बन गया। तो इस तरह से होता है आपका बीज का एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा और। आप भी ऐसे ही कुछ अन्य क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। और क्या क्या है जो हवा के बिना संभव नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हवा के बिना संभव बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी भी हम सूची बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसे सूची बना सकते हैं जिससे क्या है, हवा के बिना वो कार्य संपन्न नहीं होता। चलिए हम अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं। वायुमंडल, तो वायुमंडल कहाँ है, तो आपका जो वायुमंडल कहाँ है, बिल्कुल आपके आसमान में है। आसमान के ऊपर तरफ है आपका वायुमंडल, पृथ्वी के ऊपर है आपका वायुमंडल। हम पढ़ चुके हैं कि वायु मिश्रण है। आपका जो वायु है क्या है, मिश्रण है, यानी कि उसमें केवल एक ही प्रकार का हवा नहीं पाया जाता, यानी कि एक ही प्रकार का गैस नहीं पाया जाता। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण होता है।
आइए देखें कि वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। वायु के जो मुख्य अवयव यानी कि घटक कौन कौन से होते हैं वायु में और क्या क्या होते हैं। तो वायु में लगभग क्या होता है 78% नाइट्रोजन होता है। वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है ना। 21% ऑक्सीजन होता है और 0.9% आर्गन होता है। उसके बाद 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो कुछ इस तरह से आपका वायु जो है मिश्रित है और उसके अलावा और अन्य गैसें तथा धूल कण उपस्थित होते हैं, है ना। उसके अलावा और क्या क्या होता है धूल कण ये सब क्या है उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपका वायुमंडल जो है वायु मिश्रण है, वायु में वायुमंडल का मिश्रण पाया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा और, तो पता चल गया आपको। हाँ जो वायु है मिश्रण है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और इसके साथ साथ अन्य गैसें व धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। और इस तरह से मिलकर क्या बनता है आपका वायुमंडल बनता है। वायुमंडल कहलाता है ये पृथ्वी की सतह से, है ना। आपकी जो पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। कितनी दूरी पर, तो पृथ्वी की सतह से 16 से लेकर 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु O3 ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। देखिए ओजोन परत क्या है, यदि आपको पूछ दिया जाता है आपके प्रश्न में तो क्या कहना है। तो यहाँ पे दिया गया उसके बारे में। ओजोन परत है ना पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं, है ना। और यह क्या करता है, यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है ना। तो आपको ओजोन परत का महत्व ही पूछ दिया जाता है कि ओजोन परत क्या है और इसके महत्व को लिखे। तो ओजोन परत पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है जिससे त्वचा के कैंसर से बचा जाता है और बचाव भी करता है। तो यह हो गया आपका ओजोन परत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर इसको छोड़ देना है ना। देखिए आगे क्या दिया गया है आपका ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को आप सभी जानते हो, है ना। ऑक्सीजन क्या काम करता है, तो जितने भी सजीव हैं वे क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं सांस लेने के समय। हम सांस में क्या लेते हैं अंदर, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ये आपको सभी को पता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, जिसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व से परिचित हैं। यदि यह एक प्राणदायिनी गैस है, प्राणदायिनी देखिए अब ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस क्यों कहा गया है, तो ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस इसलिए है क्योंकि इसी में हमारा प्राण बसता है ना। इसी में हमारा क्या बसता है, प्राण बसता है। और ऑक्सीजन गैस के नहीं होने पर हमारा प्राण भी जा सकता है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु उन सभी की जो प्राण है वो जा सकते हैं और ये ऑक्सीजन गैस ही सबकी प्राण को बचाता है, यानी कि उसके जीवन को क्या करता है आगे बढ़ाता है। यदि वह ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो सभी का जीवन रुक जाएगा और समाप्त हो जाएगा ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में। आइए इसे बनाने के गुण और उपयोगों का अध्ययन करें। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि। यह एक प्राणदायिनी गैस है, लाइफलाइन गैस है ना। तो देखते हैं आवश्यक सामग्री। इसके लिए स्टैंड, गर्म करने का साधन, मोटे कांच की परख नली, निकास नली, है ना। टब, पानी, 2 परख नलियाँ, कारक रुई, पोटेशियम परमैंगनेट। मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेना है ना। 2 से 3 ग्राम यानी कि वो एक चूने के रूप में होता है, चूरा के रूप में, उसे 2 से 3 ग्राम आपको तौल कर लेना है। और उसके बाद उपकरण को चित्र में जैसे दिया गया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चित्र में जैसे दिया गया है उस तरह से कुछ आपको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मोटे कांच की परख नली को गर्म कीजिए। अब मोटे कांच की परख नली को क्या करना है, आपको गर्म करना है, जिसमें आपने क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कीजिए। और चित्र में जैसे आप परख नली को उल्टा रखते हैं उसमें आपको एकत्र करना है निकलने वाली गैस को। पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरिए। अब उसके मुंह को अंगूठा से बंद करके परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपना अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा
हटाने पर प्रखनली का पानी न गिरे, यह ध्यान रखना चाहिए। जब प्रखनली में गैस भर जाए तब उसे हटा लीजिए। इस प्रखनली को ऐसे ही रहने दीजिए, इससे हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा होगी। अब एक और प्रखनली में बनने वाली गैस को एकत्र करके कारक लगा दीजिए। एकत्रित गैस क्या है? आपका ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे कि आपको करना क्या है, ये आपका सबसे पहला चित्र है ना। तो आपको सबसे पहले एक प्रखनली में पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और उसके बाद उसको आग से गर्म करना है और उसमें जो गैस निकलेगी उसको देखिए कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे चित्र पे दर्शाया गया, इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ से पाइप में कुछ इस तरह से जा रहा है, जो गैस निकलेगी उसको इसमें एकत्र कर लेना है और उसके बाद उस प्रखनली को, है ना, जैसे यहाँ से गैस निकलेगा तो यहाँ पे सीधा इसमें आएगा। तो इसको क्या करना है, ये जो प्रखनली यहाँ, जैसे यहाँ पे हाथ में एक प्रखनली रखा हुआ है यहाँ पे नीचे में, तो इस प्रखनली को उल्टा रखा गया है ताकि जो भी गैस निकलेगा इस प्रखनली में आ जाए। अब क्या करना है, इस प्रखनली को हटा देना है और थोड़े से धीरे से हटाना है और दूसरे प्रखनली में गैस को एकत्र करना है और अंगूठे को बंद कर देना है ना। तो इस तरह से आपका जो एकत्रित गैस क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा। तो अब ये पता कैसे करेंगे कि वह ऑक्सीजन गैस है? तो इसमें आप जलते हुई माचिस की तीली ले जाएंगे इसके पास, तो वह और तेज़ी से जलने लगेगी। इससे पता चलता है कि वह ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करता है, किसी भी जलती हुई चीज़ को और तेज़ी से जलाता है। जैसे कि हम बंद कमरे में माचिस की क्या करेंगे, तीली को, माचिस की तीली में आग लगाएंगे तो वहाँ उसमें आग नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। और जैसे ही हल्का सा वहाँ उस कमरे का खिड़की खोल देंगे, है ना, और कहीं से हवा थोड़ा सा आ जाएगा तो उसके बाद हम माचिस की तीली में आग लगाएंगे तो वह माचिस की तीली जल उठेगी, है ना। ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु नहीं जलेगी और ऑक्सीजन हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास, तो कोई भी वस्तु कोई भी जो जलने वाली चीज़ है वह जल सकती है, उसमें आग लग सकती है। तो देखिए ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन बनाने की विधि। अब देखिए सावधानी, इसमें हम सावधानी क्या क्या बरत सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच के प्रखनली को हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट उछल कर ऊपर ना आ जाए। जब भी हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करते समय उसको हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट जो है उछल कर बाहर ना आने पाए और वो हिलते रहे थोड़ा सा और नीचे में ही रहे। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन बनाने की विधि। इस चित्र को एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा और समझ नहीं आया तो और आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन बनाने की विधि जान गए, अब ऑक्सीजन के गुण क्या क्या है, ऑक्सीजन के गुण। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन के गुण को। सामान्य अवस्था तो क्या होता है, गैसीय अवस्था में होता है। रंग कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, ऑक्सीजन गैस का कोई रंग नहीं होता। गंध कैसा होता है, तो गंधहीन, उसका कोई गंध नहीं होता। जल से हल्की अथवा भारी तो क्या होता है, जल से हल्का होता है। जल में विलेयता तो क्या होता है, जल में वह पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता, अल्प विलेय, यानी कि यदि हम ऑक्सीजन गैस को जल में डालेंगे तो वह कैसा घुलेगी, आधा घुलेगी, पूर्ण रूप से नहीं घुल पाएगी। ये होता है आपका ऑक्सीजन गुण, ऑक्सीजन के गुण होते हैं, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। वो तो था आपका ऑक्सीजन के भौतिक गुण, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन के रासायनिक गुण के लिए यहाँ पे और क्रियाकलाप दिया गया है। ऑक्सीजन से भरी प्रखनली, अगरबत्ती और माचिस। तो देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप में करना क्या है, आपको ऑक्सीजन से भरी प्रखनली लीजिए, एक अगरबत्ती को माचिस से जलाइए, जैसे चित्र में दिया गया है। आपको क्या लेना है, ऐसा प्रखनली जिसमें क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। अब आपको एक अगरबत्ती लेना है और उसको माचिस से जला देना है। अब इस जलती हुई ज्वाला के साथ मोमबत्ती, माफ़ कीजिएगा, अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी प्रखनली के मुंह के समीप, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी है उसी प्रखनली में ले जाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, ये चित्र देखिएगा आप, ठीक है। तो प्रखनली के मुंह के समीप ले जाइए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए करने से क्या होता है, जैसे हम जलती हुई अगरबत्ती को ले जाएंगे, है ना, कहाँ पे, आपके ऑक्सीजन से भरी प्रखनली के पास, तो क्या होता है, ऑक्सीजन स्वयं जलती है तो नहीं, ऑक्सीजन स्वयं तो नहीं जलती, लेकिन जो जैसे ही हमने यहाँ पे क्या रखा, अगरबत्ती का जलते हुए अगरबत्ती को हमने रखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ पे और तेज़ी से जल रहा है, क्या हो रहा है, और तेज़ी से ज़्यादा जल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करते हैं, स्वयं तो नहीं जलते लेकिन दूसरे पदार्थों को जलने में सहायता करती है, यानी कि दूसरे पदार्थों को जलने में मदद
करती है। तो ये होता है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है? तो देखिए अगरबत्ती के जलने में वह सहायक है, क्योंकि अगरबत्ती धीरे से जल रहा था और जैसे उसके नज़दीक लाया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तेज़ी से वह जलने लग रही है, यहाँ पे तेज़ी से जल रही है। ये हो गया वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है। आपने देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी प्रणाली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायता करती है ना। जो ऑक्सीजन गैस है वह स्वयं तो नहीं जलती लेकिन जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। तो देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, धातु व अधातु से क्रिया करता है तो तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। कौन? ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को, जो तार होता है मैग्नीशियम का, उसको हवा में जलाते हैं तब वह प्रकाश के साथ जलता है, यानी कि लाइटिंग के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है और यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि जब वह जलता है मैग्नीशियम का तार तो किसकी सहायता से जलता है, ऑक्सीजन गैस के माध्यम से ही जलता है। तो वहाँ पर जब जलता है तो ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ जाता है और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे चित्र में दिया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया और वहाँ पे हमने उसको जलाया, तो यहाँ पे जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आ गया। अब ये दोनों आपस में जल गया और एक साथ क्रिया कर लिए और एक साथ जुड़कर क्या बना लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर आपके पास दिया गया है क्रियाकलाप 3, तो क्रियाकलाप 3 को मैं आपको कल बताऊंगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग। हमने ऑक्सीजन के गुण जान लिए, अब उसके उपयोगों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका श्वसन, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही यानी कि पर्वतों में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री यानी कि जो हमारे पृथ्वी से बाहर जाते हैं, गोताखोर, जो गोताखोर क्या होते हैं, समुद्र में तैरते हैं, इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज, जो दमे यानी कि सांस लेने में तकलीफ और दिल जिसको दिल की बीमारी होती है, उन वैसे मरीज और नवजात शिशु यानी कि नए जन्म लिए बच्चे को जिन्हें श्वसन में कठिनाई होती है, उनके लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका श्वसन में दिया गया है, ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और जीवधारी श्वसन में करते हैं। उसके साथ साथ पर्वतारोही यानी कि पर्वतों में रहने वाले, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, गोताखोर जो क्या करते हैं, समुद्र में तैरते हैं अंदर में कुछ खोज के लिए, वो क्या करते हैं, इन ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर में भरकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर सके। और अस्पताल में क्या होता है, दमे जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, दिल के मरीज जो दिल की बीमारी से ग्रसित होते हैं, और नवजात शिशु जो नया जन्म लिया बच्चा होता है, उन्हें श्वसन में कठिनाई होती है, तो इन सब के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क के रूप में और कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडरों के रूप में। अब देखते हैं वेल्डिंग में। तो देखिए वेल्डिंग में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं। ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है। देखिए जब भी वेल्डिंग किया जाता है तो एक अगरबत्ती जैसा कुछ लगाया जाता है वेल्डिंग करने वाले, है ना, तो लोहा को लोहे से जोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, यानी कि वहाँ पे आग लगता है। तो वहाँ पे आग क्यों लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है कौन सी धातु, ये सब जो जिसको जलाया जाता है वेल्डिंग करने में। तो वेल्डिंग करने की क्रिया में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यदि बंद कमरे में वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं होगा और वेल्डिंग को नहीं किया जा सकता। तो वेल्डिंग करने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वेल्डिंग जब करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और ऑक्सीजन का उपयोग होने से ही लोहा से लोहे को ही जोड़ा जा सकता है, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो लोहा को लोहे से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। तो वेल्डिंग में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है।
चलिए अब हम और थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़े, ऑक्सीजन के गुण जान लिए और ऑक्सीजन का उपयोग भी जान लिए और ऑक्सीजन क्या है उसके बनाने की विधि भी जान लिए और वायु में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है ये भी जान लिए। तो अब हम इसका जो है वायु का हम कल अगला क्लास लेंगे और जो बचा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आज का क्लास है यहीं तक के लिए हम रखते हैं और हम फिर अगले दिन यानी कि कल हम फिर इसका नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे हम चलिए हम पुस्तक बंद कर देते हैं, ठीक है।